अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैम्ब्रिज के ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी में जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है उसको देख रहे हैं। उसकी पूरी सीरीज़ है लेक्चर्स की जो हम डिलीवर कर रहे हैं ताकि आप तैयारी कर सकें। और उस सिलसिले की ये एक कड़ी है जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, कि कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। उसको अच्छी तरह से हमने देख लिया और अब हम देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश एम्पायर। और ये हम बात करेंगे बिफ़ोर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो उससे पहले पहले का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है जी। तो ये तो आपको याद होगा कि मुग़ल एम्पायर, अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो मुग़ल एम्पायर में काफ़ी मसले मसाइल थे। औरंगज़ेब के जो बाद उसकी जो सक्सेशन थी उसमें बहुत मसाइल आए, एक के बाद एक के बाद एक जो है वो रूलर्स जो हैं वो चेंज होते रहे। फिर बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जिन्होंने के इंडिपेंडेंस क्लेम कर ली। गवर्नर्स और प्रिंस जो थे वो खड़े हो गए अपने तौर पे, छोटे छोटे नवाब अलग अलग एरियाज़ के बन गए और उन्होंने अपनी एरियाज़ को जो है वो इंडिपेंडेंस क्लेम की और आपस में लड़ना शुरू हो गए। उधर से बाहर से भी कुछ लोग हमला कर रहे थे। तो कॉन्सिक्वेंस ये हुआ इस पूरी सिचुएशन का कि ब्रिटिशर्स तो नज़र में रखे हुए थे, वो एक राइजिंग पावर थी दुनिया में और वो उनका रूल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स चलता रहा। तो वो ऐसा नहीं है कि 2 साल या 5 साल से नज़र रखे हुए थे, वो तो सेंचुरी लॉन्ग उन्होंने नज़र रखी हुई थी कि कब ये इतनी प्रॉस्परस इलाका है, इतना ज़बरदस्त, इतनी दौलत है यहाँ पे, कब हमें मौका मिले और इसको भी हम किसी न किसी तरह से अपने रूल में ले आएँ। तो उनकी इन तमाम सिचुएशंस का जो फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर है और उसकी जो वीकनेसेस थी, उसके जो कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि जो इंडिया एज अ होल था वो ब्रेक हो गया। और वो जो, चूँकि जब वो एज अ होल था तो वो डिफेंड कर पाता था इन्वेडर्स को, लेकिन जब वो एज अ होल वन पीस नहीं रहा तो वो इन्वेडर्स को डिफेंड करने के काबिल भी, इन्वेडर्स से अपने आप को डिफेंड करने के काबिल भी नहीं रहा। अच्छा, एक्चुअली इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो थी ऐसी ही कि वो इतना बड़ा एरिया पहले कभी इंडिपेंडेंटली पूरा एक यूनिफाइड एरिया था नहीं, जितना मुगल्स के दौर में हो गया था। वो तो मुगल्स की जो कॉन्क्वेस्ट थी या जो भी उनका स्टाइल था गवर्नेंस का, तो उन्होंने इसको यूनिफाई करके और इतने बड़े एरिया को एक साथ, इसके रिसोर्सेज को जमा करके इस पूरे एरिया में यूज़ किया जा रहा था। तो जब एक बहुत बड़ा एरिया यूनिफाई हो जाता है तो सब तरफ से लोगों को उनकी नज़रें होती हैं दूसरे मुल्कों की कि भाई इसके इतने ह्यूज रिसोर्सेज हैं कि तरह से हमें भी मिल जाए इसमें से हिस्सा। तो जैसे ही वो वीकनेस आई मुग़ल एम्पायर में तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो एनिमीज़ थे उनको, जो भी लोग थे, अच्छा सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं बल्कि और भी नेशंस जो भी उस वक्त पावरफुल थी, फ्रेंच थे या इटालियंस थे या डच थे या और भी जो भी नेशंस थी, उन्होंने जो है वो नज़र रखी हुई थी और कोशिश कर रहे थे कि समहाउ हम इस वेल्थ में से अपना हिस्सा ले लें। तो वीकनेस ऑफ मुग़ल एम्पायर का कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि जो भी इन्वेडिंग फोर्सेस थी उनको जो है वो कुछ ना कुछ, चाहे वो पर्शियन से, अफगान से या ब्रिटिशर्स से, इन सबको जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा ले जाने का मौका मिला। उन्होंने इस पूरे ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ के इसके इतने टुकड़े कर दिए कि वो मिलके किसी तरह से रेजिस्ट नहीं कर पाए और अपने रिसोर्स को पूरा का पूरा गंवा बैठे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से शुरू हुई थी और ब्रिटिश एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ, ये थोड़ी सी कहानी है, इसको इंटरेस्टिंग है, उसको हम डेट्स के साथ और इवेंट्स को कोशिश करेंगे कि कोरिलेट करें। तो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री कैसे हुई थी कि 1600 एडी में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कहेंगे अब उसको, तो EIC को सेटअप करने की इजाज़त दी थी। 1600 की बात हो रही है, ठीक है, और उस ज़माने की बात हो रही है जबकि अभी मुग़ल्स जो हैं वो अपनी पावर में हैं, ठीक है। तो लेकिन तब से इनका जहन में था कि समहाउ दे शुड बी एबल टू कैप्चर द वेल्थ ऑफ द ईस्टर्न वर्ल्ड विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग ब्रिटिश ट्रूप्स, क्योंकि उस वक्त जो मुग़ल एम्पायर से या और भी जो उसके आसपास एम्पायर्स थे वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे।
अच्छा, वेपनरी ऐसी इस लेवल की अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी कि जो बहुत बड़ा एज दे देती ब्रिटेन को दूसरों के ऊपर। तो ब्रिटेन नज़र ये रखे हुआ था कि समहाउ इफ़ वी कुड बेनिफिट फ्रॉम द वेल्थ दैट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड इन दोज एरियाज, और उसके लिए वो उन्होंने एक कंपनी बनाई। अच्छा, कंपनी इसलिए बनाई ताकि वो ये कहें कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, ब्रिटेन तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, हम तो बहुत ऊंचे लोग हैं, हम तो बड़े आला म्यार के लोग हैं, हम किसी पे कब्जा नहीं करते, हम गासिब नहीं हैं, हम रिसोर्सेज लूट के नहीं लेके जाते। एक कंपनी ने इजाज़त मांगी क्वीन से कि जी क्या हम अपना बिज़नेस करने के लिए अलाउ करते हैं अब हमें, और हमने उनको एक्सक्लूसिव राइट दे दिए कि हमारी तरफ से सिर्फ आपको हम इजाज़त दे रहे हैं कि आप जो है वो इस एरिया में ट्रेड कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी बड़े लेवल की कंपनी फार्म हो और ब्रिटेन को फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था एज अ ट्रेडिंग कंपनी, एक कंपनी जो तिजारत करेगी, माल लेके आएगी, माल लेके जाएगी, बस ये काम था इसका। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 1606 में ये इंडिया के एक इलाके सूरत में इनका ये लैंड किए, और इनको उस ज़माने के वहाँ का गवर्नर, जो गुजरात का गवर्नर था, जो उस वक्त शाहजहाँ था, शाहजहाँ वॉज द गवर्नर ऑफ गुजरात इन 1612, उसने अलाउ किया कि ठीक है जी, ट्रेडर्स हैं तो आ जाएं, आगे ट्रेड करें। अच्छा जी, हम ट्रेड करने इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रुकने के लिए, क़याम करने के लिए कुछ पोस्ट चाहिए होगी, कुछ जगह चाहिए होगी, वहाँ हम अपना एक छोटा सा एक गोदाम कायम करेंगे, दफ्तर बनाएंगे। यहाँ से शुरू की इन्होंने कहानी। ठीक है जी, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बॉम्बे में बनाई, फिर कलकत्ता में बनाई, और फिर मद्रास में। अगर आप इंडिया का मैप देखें ना, तो इंडिया को इन्होंने 3 तरफ से ऐसे करके घेर लिया कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तीनों तरफ से जो है वो, जो समंदर लग रहा था, उस एरिया को इन्होंने जो है वो अपनी वहाँ पे पोस्ट बनाई, वहाँ पे अपने कह लें कि हेड क्वार्टर्स कायम किए कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, और वो सिल्क की, स्पाइसेस की, कॉटन की, इस तरह की चीज़ों की ट्रेड के लिए उन्होंने वहाँ पे और जगह बनाई। ठीक है, और बड़े अच्छे दामों, बड़े महंगे दामों चीज़ें वहाँ से ख़रीदा करते थे। तो इट वाज इन 1664 बॉम्बे में था, कलकत्ता में 1690। देख रहे हैं आप, 1600 में क्वीन ने इजाज़त दी थी, और ये 1660 में जाके जो है वो प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर पाए। 1612 में इन्होंने शाहजहाँ से बेसिक ट्रेड की इजाज़त ली थी, और 1660 तक आते आते उन्होंने बाकायदा अपने बड़े बड़े ऑफिसेज़, और यूँ कह लें कि किला नुमा सी एक जगह बनानी शुरू कर दी थी, जहाँ पे कि ये प्रोटेक्ट करते थे अपने जो भी इनके लोग थे उनको और सामान को अपने। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद जनाब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू किया कि इतने बड़े एरिया पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इतना सामान होता है, इतने लोग होते हैं, तो हमें अपनी हिफाजत के लिए कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ लोकल लोगों को हायर किया, कुछ बाहर से लेके आए, कुछ ब्रिटिशर फौजी होते थे कि जी हमें सेफ गार्ड करने के लिए आ रहे हैं खाली, और कोई भी ज़रूरत नहीं है इनकी, बस ये हमारी सेफ्टी के लिए हमारे साथ आ रहे हैं। और कुछ उन्होंने ऐसी यही दिखाने के लिए कि देखें हमें तो कोई इन्वेजन थोड़ी करनी है, तो वो हम तो लोकल लोगों को ही एज गार्ड्स भर्ती कर रहे हैं, उनको सिपाहीस कहते थे। ठीक है, इससे सिपाही हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो और ये ना कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि किसी इलाके का गवर्नर थोड़ा सा ढीला है, तो उसने एक रूल पास किया, इन्होंने बात नहीं मानी, वहाँ से फौजी आ गए, कहीं ओहो गलती से लड़ाई हो गई हमारे सिपाहियों की आपकी फौज से, सॉरी सॉरी। तो इस तरह की टेस्टिंग करते रहते थे। So they kept poking at Mughals to test them for weakness, or even they had an armed conflict with Aurangzeb 1686 में, जबकि अब औरंगज़ेब मौजूद था। तो इनका औरंगज़ेब के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और औरंगज़ेब ने बुरी तरह से इनको हरा दिया, क्योंकि ये पूरी फ़ौज तो लाए भी नहीं थे, ये तो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था। अपने तौर पे थोड़ा सा इनको घमंड हुआ कि हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। अब औरंगज़ेब ने फ़ौरन इनको उठा के पटक दिया। So they were defeated in 1886. They tried an armed conflict with Aurangzeb. They were defeated, and later on they were pardoned by Aurangzeb after they apologized for their crimes. तो उन्होंने अपॉलोजी की, क्योंकि अगेन इनके अपॉलोजी करने से ब्रिटेन गवर्नमेंट को कोई मसला इसलिए नहीं था कि ये कहते थे हम थोड़ी हैं, तो एक कंपनी है, आम लोग हैं, वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो भाई मारो उनको। बिल्कुल गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया, और गलत किया और अपॉलोजी कर ली, तो ब्रिटेन ने थोड़ी की अपॉलोजी, तो इन लोगों ने की। तो इट वाज अ वेरी गुड ट्रिक। अच्छा, फिर क्या हुआ? आफ्टर औरंगजेब, व्हेन मुगल गॉट वीकर, द ईस्ट इंडिया कंपनी
started working on dividing the states and princes and help them fight each other. ये तरीक़ा इनका बहुत पुराना रहा है। ठीक है, स्पेन में भी जब मुस्लिम रूल को एंड हो रहा था तो वहाँ भी इसी तरह से डिवाइड करते थे। अगर सारे मुस्लिम रूलर्स एक साथ मिल जाते तो उनकी आर्मीज़ जो थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन जो इन्वेडिंग आर्मीज़ थी वो इन्वेडिंग आर्मी नहीं बने, बल्कि उन्होंने कहा हम तो सिर्फ एक छोटी सी रेगुलर आर्मी बने हैं, अगर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों से जाके कहते थे कि आप ज़्यादा राइट हो और आप ज़्यादा राइट हो, और दोनों की हेल्प करने की ऑफ़र करते थे। जो उनकी हेल्प लेता था उसके साथ मिलकर दूसरे को डिफीट करते थे और उसमें से कुछ हिस्सा मांग लेते थे। तो एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ पे यही किया कि बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारे नवाब थे, बहुत सारी स्टेट्स बन गई थी, एक दूसरे को ये कुछ ऐसी थी जो रिलीजन की बेस पे लड़ रहे थे और कुछ ऐसे जो रिलीजन सेम होने के बाद भी लड़ रहे थे, और ये जा के उनके कान भरते थे कि फ़लाना वाला बड़ा ख़राब है, आपके लिए बड़े बुरे अल्फाज कहता है, आपको बड़ा आपके ऊपर हमला करने वाले, आप हमारी सर्विसेज लें। ये इनकी सर्विस लेते थे और उनकी सर्विस की मदद से वो इनकी सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अच्छी खासी आर्मी अपनी बना ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी विच इज़ नॉट अ गवर्नमेंट, विच इज़ जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, और उस ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी ठीक ठाक बड़ी आर्मी बना ली और उसको पीछे से सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट खामोशी से। वेपन्स भी दे रही थी और उनको भेज बदल के अपने बड़े फ़ौजी भी दे रही थी, कमांडर्स जनरल्स भी दे रही थी कि वो प्लान करें और अटैक्स करें। और फिर जब वो प्रिंस आपस में लड़ते थे तो जो हार जाता था उसकी ज़मीन में से हिस्सा मांगते थे कि भाई हमें हिस्सा दें, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी ज़मीनें जमा होनी शुरू हो गई। सो एज ए कॉन्सिक्वेंसेस दे गेंड देयर ओन स्टेट्स। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत बड़ा वहाँ से जनरल उन्होंने भेजा था, बड़ा मशहूर हुआ ये रॉबर्ट क्लाइव का पूरा केस ना, इसको अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो रॉबर्ट क्लाइव जो हैं उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ बंगाल के ऊपर पुश किया कि बंगाल की गवर्नमेंट ख़त्म हो, और आहिस्ता आहिस्ता पुश करते करते यहाँ तक कि फिर जंग हुई बाकायदा, प्लासी की जो जंग मशहूर है, और उसमें सिराजुद्दौला को उसने शिकस्त देने की बड़ा एक ज़बरदस्त प्लान अपने तय क्रिएट किया, और उसमें मीर जाफ़र जो कि जनरल था सिराजुद्दौला साहब का, उसको अपने साथ मिला लिया। तो मेन जनरल आपकी फ़ौज का ही अगर आपके दुश्मन से मिल जाए फिर क्या जंग होगी। तो ऐसे ही हुआ, और मीर जाफ़र ने जो ही वॉज द ट्रेशर, उसने अलाउ किया ब्रिटिशर्स को कि वो मूव इन कर सकें, और राइट पॉइंट, राइट जगह, राइट टाइम बताया गया कहाँ कब कैसे स्ट्राइक करना है, उन्होंने बड़े आराम से हराया। और जब हरा दिया तो बंगाल में उन्होंने जो है फिर कहा हमें स्टेट्स दो। मीर जाफ़र से कहा था कि हम तुम्हें जो है वो बना देंगे यहाँ का रूलर, और लेकिन जैसे ही वो उसको स्टेट किया वहाँ पे जैसे उसको बिठाया रूलर के ओहदे पे, तो उससे फिर चीज़ें मांगी कि अब हमें स्टेट्स भी दो, हमें ये भी दो, हमें ये भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हारी वजह से सब कुछ किया। और इवेंचुअली गवर्नरशिप ऑफ बंगाल जो है वो इनके हाथ में आ गई। हालांकि मीर जाफ़र के बेटे ने कोशिश की इन लोगों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करने की, लेकिन ये कि वो नहीं सर्वाइव कर सके। ठीक है जी, तो इस तरह से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता के एक एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया। अच्छा, बंगाल का तो आपको याद होगा, हमने पीछे भी पढ़ा था तीतू मीर का, कि ये तीतू मीर इसके बाद ही हुआ था कि बंगाल के ऊपर इन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया, और अपनी ताकत के बल पे वहाँ के बड़े बड़े ज़मींदार जो कि मुस्लिम्स नहीं थे उनको पावर्स दी, उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी, उनको ज़मींदार बनाए, और उन्होंने जो है फिर मुस्लिम्स को ऐसा बाइकआउट किया कि रूलर मुस्लिम्स जो थे वो आखिर में भीख मांगने पे आ गए थे, मतलब फ़कीर बना दिया था उनको, इतना बुरा हाल कर दिया था। और चूँकि इनके पास टाइम बहुत होता था, 1600 से चलना शुरू कर रहे हैं और 1686 तक आ गए, तो ये 20-20, 30-30 साल वेट कर सकते थे। इट वाज नॉट अ मैन हु वाज डूइंग ऑल दैट, पूरा सिस्टम था इनका। तो सिस्टम को तो वेट करने में मसला नहीं, सिस्टम तो 30 साल भी गुजार लेगा। तो यूँ इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके बंगाल को ऐसा बना दिया जहाँ पे कि एक गरीब कौम थी जिसका नाम मुसलमान था। हालांकि दे वर द रूलर्स, नाउ एक गरीब हारी बेचारे होते थे कि जो मुसलमान होते थे, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक था, बहुत सख्त उनके साथ इवेंचुअली उनको ज़िंदगी देखनी पड़ी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी में कि चूँकि कोई गवर्नमेंट नहीं थी तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई कानून ही नहीं था, वो जो चाहें करें, वो जिसको चाहे मरवाएं, जिसको चाहे जिंदा छोड़ दें, जिसकी चाहे अगवा करवा लें। ज़िंदगी ऐसी कर दी थी बंगाल में इन साहब ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, खूब पैसे खाना, अपनी बड़ी बड़ी जागीरें बनाना, यहाँ से पैसे लूट के। अभी तो आप क्या करें, आप किसी एक मुल्क में जाके उसके पैसे, उसकी करेंसी लूटेंगे, वो दूसरे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। लेकिन इस ज़माने में तो सोना और चांदी के सिक्के थे, तो यहाँ से सोना चांदी लूटो,
हीरे जवाहरात लूटो, इतने मुल्क में ले जाके याशी करो। तो बहुत इन्होंने जो है वो लोगों के साथ ज़्यादती की, बड़ा लोगों को जुल्म किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे कमाए और इतना ज़्यादा वो मशहूर हुए, इतना ज़्यादा बर्बरियत थी कि यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिक्र होना शुरू हो गया कि भाई ये मतलब एक ब्रिटिशर ऐसा कर रहा है कि पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं कि हम किस कदर बर्बरियत और जुल्म के साथ रूल कर रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं कि वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो इंसान नहीं तस्वुर किए जा रहे, जानवर की तरह से उनको रखा जा रहा है और ये हमारी बदनामी हो रही है। ये केस इतना बढ़ गया, इतना बढ़ा कि इवेंचुअली रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो ख़ुदकुशी की, इसकी बुनियाद पे इतनी बदनामी हुई थी इसकी आखिर में। अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्हीं हरकतों के नतीजे में, और वैसे हरकतें एक्सपेक्टेड थी, उनको इतना फ्री हैंड दिया गया था कि वो खुल के कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि जब हालात बुरे हों तो ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी बने, ब्रिटिशर्स बुरे ना बने और वो राइट टाइम पे एंटर हों कि लाओ भाई लाओ, हम तुमको ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी दिलाते हैं, हम आपके अच्छे सेवियर आ गए। तो एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि 1773 के अंदर जो है वो ये पूरा मोशन स्टार्ट किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट अकाउंटेबल, इट वाज कमिटिंग एट्रोसिटीज़ दैट वर इवेंचुअली नोटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे न्यू, बट पब्लिकली उन्होंने नोटिस किया, अरे ये क्या हो रहा है, ओहो बहुत बुरा हो रहा है। सो दे अंडरस्टूड दैट इफ दे दैट केप्ट ऑन गोइंग पीपल माइट यूनाइट अगेंस्ट देम। अगर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मज़ीद ऐसा करने दिया गया तो फिर वापस से इंडिया यूनाइट होगा, आम आदमी खड़ा हो जाएगा उनके खिलाफ। और आम आदमी खड़ा हो गया तो इंडिया में जितनी आबादी थी, पूरा इंग्लैंड इतनी उनके मुकाबले पे 1/10 भी नहीं था शायद। तो उनको ये पता था कि हमें इस लेवल पे नहीं ले जाना। सो दे मेड द EIC अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड इन 1773 दे पास्ड एन एक्ट कि जी हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके अंडर में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपसे सवाल किया जाएगा, आपने ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। और जी हम कुछ गवर्नर्स भी गवर्निंग जनरल्स भी आपको देंगे जो कि जाके इंडिया में हमारे बिहाफ पे देखेंगे कि कैसे काम हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्ट पास किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में लिया, लेकिन चला अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही रही थी, अभी डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी। ठीक है, और 1773 में एक्ट पास हुआ था, 1784 में जो है मज़ीद 11 साल के बाद एक और एक्ट पास हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट या इंडिया एक्ट खाली भी कहते हैं इसको। इसके बाद जो है इंडियन एसेट्स जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अब वो ब्रिटेन की थी, तो ब्रिटेन के कंट्रोल में डायरेक्ट इन्होंने बाई पासिंग एन एक्ट कर दिया। कैसे मज़े की बात है ना कि अगर हमारी पार्लियामेंट या जी फैसला करे कि आज के बाद से लंदन पाकिस्तान की मिल्कियत है तो वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत लीस्ट समझते थे, वो दे फेल्ट लाइक दे वर द सेवियर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, और उनको ही सब सही पता है और वो जो कहते हैं बस वो वर्ड ऑफ लॉ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जब ये हालात हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन करना शुरू किया और पुलिस ले आए कि भाई हालात इतने ख़राब हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी भी, कोई जुल्म कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आप बता नहीं सकते, जिसकी जो मर्ज़ी है मतलब वो चला रहा है जंगल का कानून। तो पुलिस आ गई, थोड़ा सा लोगों को हुआ कि भाई इवन कोई अगर अंग्रेज़ भी कोई ऐसी बहुत बड़ी एट्रॉसिटी क्लेम करेगा तो बहुत सारे लोग मिलके थाने में जाके कुछ तो कह सकेंगे। लीगल सिस्टम बनाने की कोशिश की इन्होंने, आपका सुप्रीम कोर्ट ले आए, सिविल सर्विस सिस्टम ले आए, यानी कि हर इलाके को जो है वो एक सिविल सर्वेंट होंगे, कुछ वो गवर्न करेंगे, कमिश्नर होगा वहाँ का, उस इलाके की देखभाल करेगा, सड़कें बनाएगा। इस तरह के काम शुरू किए इन्होंने कि जैसे कि हम अब एक अच्छे मुल्क के अच्छे रूलर हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए आ गए हैं। ठीक है, लेकिन ये सब सारे के सारे काम पुलिस, लीगल सिस्टम या सिविल सर्विस, ये सब ब्रिटिशर्स खुद चला रहे थे, क्योंकि सारे कुत्ते बिल्लियों को क्या पता कि कैसा मुल्क चलाते हैं। फिर गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स जो था वो बंगाल में इन्होंने कायम किया था एक इलाका, और फोर्ट विलियम्स में इन्होंने अपना गवर्नर जनरल भेजा, 1773 से भेजना शुरू किया, और 1833 तक ये जो तीनों इनके इलाके थे, इन बॉम्बे, कलकत्ता, बंगाल, इन तीनों इलाकों के अंदर इन्होंने गवर्नर जनरल्स भेजे कि ईस्ट इंडिया कंपनी मामला चला रही है, लेकिन एक्चुअली ब्रिटेन की तरफ से लुक आफ्टर करने के लिए हमारे गवर्नर जनरल्स आ रहे हैं जो कि इन चीज़ों को देखेंगे कि ब्रिटेन के लॉस के अगेंस्ट तो नहीं जा रही बहुत ज़्यादा बात है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल्स का दौर आया, दिस वाज अराउंड 1773 से 1833 तक था, जो कि सिर्फ उन तीन इलाकों के गवर्नर जनरल्स थे। ठीक है,
उसके बाद 1833 से उन्होंने इंडिया तक इतना कब्ज़ा कर लिया था कि अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल आ गया। पहले इन्होंने भेजा था कि भाई जो इलाके हमारे हैं, जो हमें मिल चुके हैं, वो तो हम किसी वजह से मिले हैं, वो तो ये वजह थी, वो वजह थी, इसलिए ये इलाके हमारे, बाकी हमारे इंडिया पे कब्ज़ा करने का इरादा तो नहीं है, हम तो सिर्फ अपने इलाकों के सेफगार्ड कर रहे हैं, जो हमें मिल गए हैं वो तो राइटफुली हमारे हैं। तो वो सिर्फ 3 इलाकों के गवर्नर जनरल थे। लेकिन फिर 1833 से उन्होंने एक पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल्स लागू करना शुरू किए। ये 1833 से 1858 तक ये चला, और 1858 में जब जंग आज़ादी 57 में हो गई थी, तो उसका बहाना बनाया उन्होंने कि ओहो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, हमें डायरेक्ट गवर्नर जनरल्स जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के का पार्ट नहीं थे। यूँ कहें कि मैं कहूँ कि भाई पाकिस्तान के सफ़ीर जाएंगे दूसरे मुल्कों के हालात देखने के लिए, और एक है कि अब पाकिस्तान ने इस इलाके को अपना सूबा बना लिया है और हम अब हमारा ही रूल चलेगा और हमारी तरफ से एक बाकायदा हुकूमत का नुमाइंदा आके यहाँ हुकूमत करेगा। तो ये जो शुरू हुआ वो 1858 से शुरू हुआ, विच वॉज वाइसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट की गई, जो 1858 से लेकर 1947 तक चली। ठीक है, तो वाइसराय वॉज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो कि डायरेक्टली अब रूल करने के लिए आए। गवर्नर्स हैं वो मैनेजमेंट के लिए आ रहे थे, ये अब रूल के लिए आ रहे थे। 1858 में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब आप कोई कुछ नहीं है, अब हम ही हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो जो ये जो गवर्नर्स आ रहे थे, शुरू में वापस पीछे चलते हैं 1773 से 1833 तक। तो ये जो थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा ऐसा साइडलाइन करके गवर्नमेंट खुद आना चाह रही थी ब्रिटिशर्स, इसमें सबसे पहले जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। इन्होंने इन्होंने आके क्या करना शुरू किया कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी से डिफरेंट किस्म की शक्ल शुरू में दिखाई। ओहो बड़ी लड़ाइयाँ कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, हटाओ भाई हटाओ, ये मराठा से लड़ाई क्यों हो रही है, ख़त्म करो, इनके साथ एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट किस तरह का होता था कि ओके हम फाइट नहीं करेंगे लेकिन आप हमें खराज देंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे। ठीक है, तो बज़ाहिर एग्रीमेंट्स हो रहे थे लेकिन वो उन एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट ही कुछ चार्ज कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह से ये बदलते रहे, गवर्नर जनरल्स आते रहे, एक वक्त में एक से ज़्यादा भी होते थे और मुख्तलिफ इलाकों में चुके थे। और इसी तरह से एक गवर्नर जनरल आए वेल्सले। इन्होंने क्या किया, ये इनकी कारनामा था, इन्होंने टीपू सुल्तान वाली जंग लड़ी और टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। बहुत बड़ा रूलर था, बड़ा पावरफुल था। उसने क्या किया कि ब्रिटिशर से लड़ाई करते हुए देखा कि अब इनके पास ठीक ठाक वेपन्स जदीद आ गए, तो इनको भी जदीद वेपन्स चाहिए थे। यूरोप में इन्होंने फ्रांस से हेल्प ले ली और दूसरी नेशन से हेल्प ली, ताकि कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो यूरोप आपस में उस वक्त यूनाइटेड नहीं था, तो दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो ब्रिटिश को देख रहे थे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि इतना ना फैले। तो उन्होंने मदद की, टीपू बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया था और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा मसला हो गया था। तो यहाँ फिर उन्होंने वही पुरानी टैक्टिक यूज़ की और ट्रेडर्स मीर सादिक की मदद से जो है वो उन्होंने राइट टाइम पे राइट जगह उनको पता चल गई कहाँ स्ट्राइक करना है। इवन अंदर से उन्होंने दीवारें वारें भी कच्ची कर दी थी या उड़ा दी थी गालिबन। तो वो इन्होंने जो है, इन गवर्नर जनरल साहब ने जो है वो मैसूर को फतह किया था। ठीक है, फिर इन्होंने ही जो है वो जब फतह कर लिया ना, तो उसके बाद कहा आओ ट्रीटी कर लेते हैं, और ट्रीटी वो फोर्सफुली की जाती थी, ज़बरदस्ती होती थी। तो इसी तरह से यही हैदराबाद में हुआ, यही अवध में हुआ, यही मराठा में हुआ, और यही फिर इवेंचुअली दिल्ली। अच्छा, जो मुग़ल रूलर थे वो अभी तक मौजूद थे, लेकिन उनका दायरे कंट्रोल सिर्फ दिल्ली में रह गया था। तो दिल्ली में घुस के इन्होंने वहाँ भी ज़बरदस्ती उनसे ये ट्रीटी साइन करवाई गई, और ट्रीटी के अंदर क्या होता था कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आप रूल करेंगे। अब क्या कहना शुरू किया उन्होंने, जो उनकी 3 अपने मेन इलाके थे वहाँ तो कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन बाकी इलाकों में क्या कर रहे थे कि जी हम आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हम आ गए हैं बंगाल में। शुरू में उन्होंने कहा और जी ये बंगाल का ही एक बंदा रूल कर रहा है, ये देखें मीर जाफ़र ये बंगाली ही है, बस बंगाली ये रूलर जो है कहता है कि हम माई बाप बड़े जनाब शहनशाह में शहनशाह ब्रिटिशर्स के अंडर में हम उनकी प्रोटेक्शन की मदद से रूल कर रहे हैं, तो उनकी बातें मानेंगे। अच्छा, वो बिठाते ही ऐसे थे, जंग करते थे ज़बरदस्ती, मेन जो रूलर होता था उसको हटाते थे और उसकी जगह बिठाते ही ऐसे लोगों को थे जो उनको सपोर्ट कर रहे हों, जो उनकी बात मानेंगे। तो फिर उन्होंने यही, जैसे मैंने कहा कि 1773 से शुरू किया था इन्होंने अपने गवर्नर जनरल भेजना, उन्होंने आगे फटाफट ये सारे काम शुरू किए।
और 1800 तक उन्होंने हैदराबाद, फिर 1801 में अवध, फिर 1802 में मराठा के साथ भी किया, और 1803 के अंदर दिल्ली में एंटर हुए इस तरह से। ठीक है, तो वहाँ क्या था, खुद नहीं मौजूद थे लेकिन उनके नुमाइंदे वहाँ होते थे और उनके मर्ज़ी से ही सारे फैसले हो रहे होते थे। 1813 में जाके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल भी महसूस कर दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिव ट्रेड करती थी, उसके अलावा किसी को ट्रेड की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने बाकी ब्रिटिशर कंपनीज को भी वहाँ ट्रेड करने की इजाज़त दी। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते गायब ही हो गई, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो गई। गालिबन 1870 समथिंग में तो उन्होंने उसको डिसबैंड भी कर दिया था कि इट नो मोर एग्जिस्ट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मराठा ने दोबारा उठने की कोशिश की, जब ये सब कुछ हुआ दोबारा उठने की कोशिश की तो उनको ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कुचल दिया। 1818 के अंदर मराठास को बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना अपने कंट्रोल में कर लिया था फुल ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, जब अब ये हो गया कि जो छोटे छोटे गवर्नर जनरल से ये इनका मामला निपटा, और 1818 के बाद ये मामला हुआ कि ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े एरियाज़ इनके कंट्रोल में आ गए थे इनडायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली थे और कुछ इनडायरेक्टली थे। अब इन्होंने कहा कि जी पूरा इंडिया ही एक्चुअली अब हम गवर्नर भेज रहे हैं पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए, क्योंकि क्या करें, वो मजबूरी थी, इस वजह से उन्होंने हमें अपनी लैंड खुद ही दे दी और उस वजह से हमारे पास लैंड आ ही गई, तो इनको गवर्न करने के लिए हम अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। तो वो अब जो गवर्नर जनरल आ रहे थे वो किसी ख़ास इलाके के नाम से नहीं आ रहे थे, बल्कि अब वो कह रहे थे हम इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज आया इनकी स्टेटमेंट में। तो उसमें क्या हुआ, विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने जो है वो तीतू मीर को बंगाल में हराया था, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कैसे हुआ था। उन्होंने बांसों का किला बनाया था और बड़ा वो एक मैथोलॉजिकल एक किस्म की एक पूरी कहानी बन गई है, मशहूर है बंगाल में, कि जी किस तरह से एक बड़े मुश्किल हालात में और बहुत बेसिक से असलहे के साथ उन्होंने गन्स और तोपों का मुकाबला किया। तो वो कहानी भी पढ़ने वाली है, इसको ज़रूर कभी देखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने आके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो यही थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो ये थे जो पूरे इंडिया के। तो इन्होंने आके पहले इस तरह के काम शुरू किए, मेजर जो बड़ी फोर्सेस थी उनको डिफीट किया। तो उसमें बंगाल के टीटू मीर को हराया गया। काबुल में इन्होंने जो है वो ज़्यादा इनको यकीन हो गया था कि हम तो अब हर तरफ जहाँ चाहेंगे वहाँ झंडे गाड़ेंगे। काबुल में अटैक किया और जीत गए, यानी अफ़गानिस्तान के इलाकों पर अटैक किया और जीते। उस वक्त जीत के इनको फील हुआ कि अब हम यहाँ पे वैसे ही सब कुछ करेंगे, अपनी मर्ज़ी का रूलर बिठाएंगे। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एक पपेट रूलर वहाँ बिठा दिया। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर ही जो है वो 1839 में लोगों ने उसे रिवोल्ट किया और उसको मार ना सिर्फ उसको मार दिया, बल्कि पूरी की पूरी जो भी ब्रिटिश वहाँ पे फोर्सेस थी उन सबको ख़त्म कर दिया। उनमें से सिर्फ एक शख्स बचा था। तो वो बड़ी लोगों को, ब्रिटिशर्स को बड़ी सुक्की हुई, बड़ा उनका ना मतलब नाम ख़राब हो गया। एक धाक बैठी हुई थी ना, ये जहाँ जाते हैं वहाँ जीत जाते हैं, तो उनका बड़ी बदनामी हुई। अब इस बदनामी से निपटने के लिए उन्होंने एक चक्कर चलाया कि बाज़ पार्ट्स इंडिया के ऐसे थे जो वैसे ही ट्रीटी में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें नहीं छेड़िएगा। सिंध उनमें से एक इलाका था, सिंध के साथ कोई इनको मसला नहीं था, सिंध इनके ख़िलाफ़ नहीं काम कर रहा था, सिंध इनको जो भी ये मांगते थे वो दे रहा था। लेकिन फिर इन्होंने चूँकि अफ़गानिस्तान का एक प्रूफ करना था कि नहीं वी आर वेरी ज़बरदस्त पावरफुल हैं और हमारी बड़ी दहशत है और हम बड़े एबल और एप्ट हैं, तो इन्होंने जो है वो ज़बरदस्ती सिंध के जो रूलर्स थे उनको प्रोवोक करना शुरू किया, उनको छेड़छाड़ शुरू की, इतना उनको बुरा भला कहना शुरू किया, कुछ ना कुछ ऐसी बात करते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद ही हमला किया। और जब उन्होंने खुद हमला कर दिया, मैं कहा हो क्या करें, अब हमें तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना अपने आप को। और यूँ उन्होंने जो है वो सिंध को एनेक्स कर लिया, यानी शामिल कर लिया। पहले इन्होंने ट्रीटी की थी सिंध के साथ कि हम आपको ऊपर हमला नहीं करेंगे क्योंकि आप हमें वो सब कुछ दे रहे हैं हमें चाहिए। लेकिन फिर इन्होंने खुद ही इवेंचुअली ऐसे हालात बनाए कि 1843 में सिंध के ऊपर हमला करके सिंध को अपना हिस्सा बना लिया। फिर सिख जो थे पंजाब और NWF में सिख का बड़ा पावर थी। अगर आपको याद हो, जब हमने सैयद अहमद शहीद का जिक्र किया था कि सिख उस ज़माने में बड़े स्ट्रॉन्ग उठ रहे थे और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ पूरी स्ट्रगल की थी। तो वो स्ट्रगल सिख की जो थी, सिख बड़े पावर में आ गए थे सैयद अहमद शहीद के बाद तो, और बड़ी पूरी एक उनकी रियासत बन गई थी और ये इनको बिल्कुल एक आंख नहीं भा रहा था। तो उन्होंने सिख के ख़िलाफ़ वॉर की, 2 दफ़ा जंग हुई और दोनों दफ़ा ब्रिटिशर्स उनको बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर दिया और बड़ी बुरी तरह से करते थे, क्योंकि अगेन टोटली अभी ये नहीं डिक्लेयर कर रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ ब्रिटिश आर्मी कर रही है, बल्कि कुछ मिक्स ओपिनियंस देते थे।
अच्छा, जो वहाँ पे जनरल्स होते थे या जो भी लीडर्स होते थे उनकी अपनी मर्जियाँ चला करती थी। उस वक्त उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। तो बड़े मशहूर मशहूर से केसेस हैं, जलियांवाला बाग का किस्सा है और बहुत सारे हैं कि जहाँ उन्होंने बड़े रुसलेसली, बड़े ज़ालिमाना अंदाज से जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया पूरे पूरे लोगों के, पूरे ट्राइब्स को और इस तरह से। तो 1849 में उन्होंने जो है वो सिख वॉर की, और सिख वॉर के नतीजे में क्या हुआ कि पंजाब भी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इलाका था वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो मिलता था जाके अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान में ये लूज़ कर चुके थे। तो इस वक्त तक अराउंड 1850 तक कंप्लीट इंडिया इनके कंट्रोल में था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं पे खुद रूल करते थे, इनके अपने ही रूलर्स बैठे हुए थे, और कहीं कहीं इन्होंने जो है वो अपने कठपुतली पपेट्स को बिठाया हुआ था। ठीक है, तो इसी दौरान इन्होंने एक और इनके गवर्नर जनरल आए डलहौजी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो एक नया कानून पास किया, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स कहते हैं कि चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ की मुद्दत पूरी हो जाना। तो उन्होंने कहा कि जिस इलाके में हमने हमारी मदद से बैठे हुए कुछ रूलर्स हैं, कुछ नवाब हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लेकिन अब उनका नवाब रहना भी इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो नवाब अगर मर जाएंगे और हमें लगा कि जो उनका जानशीन है वो सही जानशीन नहीं है, तो उस इलाके पे भी हम कब्ज़ा कर लेंगे। उसकी हुकूमत लैप्स हो गई, और ये अजीब से ही कानून खुद ही आए, खुद ही कानून पास कर रहे हैं, खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये केस अवध में अप्लाई किया इन्होंने, उनके नवाब साहब का इंतकाल हुआ, हालांकि उनके लीगल जानशीन मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, अच्छी गवर्नेंस कर नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो 1856 अगर आप देख रहे हैं तो बहुत करीब आ गई ये बात 1857 की जंग आज़ादी की। और आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से बिल्डअप हो रहा है ना, चीज़ें पक रही हैं, एक एक करके ऐसा स्टेप्स उठाते चले जा रहे हैं कि जिससे कि लोग मुतनफ़िर होकर खड़े होंगे, और ये चाह भी रहे थे कि खड़े हों, ज़रा मारा मारी हो, और मजबूरन हम ये कहें कि ओ अब हम पूरे इंडिया को प्रॉपरली टेक ओवर कर ही लेते हैं, मजबूरी है, क्या करें, इतना खून खराबा जो कर रहे हैं ये वहशी जंगली लोग। ठीक है, तो ये आया। और 1856 पे हम इसलिए रुके यहाँ पे, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय ऑफ इंडिया के रोल को इसलिए डिस्कस नहीं करें कि वो 1857 के बाद की बात है। 1857 एक पूरा एक अलग टॉपिक है बड़ा, तो उसको हम फिर इस तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस दौरान 1857 तक का जो टाइम इन्होंने गुजारा, 1773 से 1857 तक का, वाइसरॉय से पहले तक का, उस वक्त तक क्या क्या कर चुके थे, थोड़ी सी इस पर नज़र डालते हैं। तो सेलियंट फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स बिलीव दैट दे वर द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड। जो भी कौम 150-200-300 साल हुकूमत करती है ना किसी बड़े इलाके पे, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि हम चोजन वन है, हमें गॉड ने चूज़ किया है कि हम दुनिया को अच्छा बना दें, कि देखो हम कितना सक्सेसफुली चला पा रहे हैं, तो बाकी लोगों को तो आता ही नहीं है, तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा। और वो प्यार की ज़बान से समझ जाएं तो ठीक है, वरना मजबूरी है, आम इंसान की फलाह बहबूद के लिए हमें जंग करके उनको ज़बरदस्ती उनको कंट्रोल करके अपने अपने शक्ल में ढालना पड़ेगा। और वो वैसे कभी ढालते थे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं था सिवाय मुस्लिम्स के, जो कि खैर एक अलग पूरी डिबेट है कि मुस्लिम जो है किस तरह से जिन इलाक़ों पे पहुँचे वहाँ पे उन्होंने उस इलाके के लोगों को अपना भाई बनाया और उनको एलिवेट किया और उनको सारे राइट्स दिए जो उनके राइट्स थे। ये तो हमारी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में भी था ना, कि अगर तुम हमारे साथ शामिल होते हो तो हमारे भाइयों की तरह से हो गया, तुम्हारी हिफाजत वैसी हमारे लिए लाजिम होगी जैसे अपनी है। बारली हम एक और टेंजेंट पे चले गए, वापस आते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो समझते थे कि दे वर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड एंड दे मस्ट टीच अदर स्मॉलर नेशंस हाउ टू लिव वेस्टर्नाइज्ड लाइफ। ना सिर्फ कैसे जिए बल्कि अच्छी ज़िंदगी, और वो अच्छी ज़िंदगी कौन सी जो हमें पसंद है, वो अच्छी ज़िंदगी आप कैसे जिएंगे। सो दिस गेव देम अ फीलिंग ऑफ एरोगेंस एंड ट्रीटिंग देयर सब्जेक्ट्स एट बिलो ह्यूमन लेवल। चूँकि किसी को जीना ही नहीं आता, बेचारे तो जानवरों की तरह से हैं, तो उनको इंसानियत से नीचे ले जाके उनको उनके लिए उन सोचा करते, वो नज़र आता था उनका स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनका तरीक़ाकार, वो किस तरह से डील करते थे दूसरी नेशंस को, सिर्फ इंडिया ही को नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी रूल किया वहाँ पे। और इंडिया में तो भाई फिर भी बेहतर था, ब्रिटिशर्स ने जाके जो अमेरिका में किया है, जो आज यूएसए है, वहाँ के नेटिव्स के साथ जो किया है वो तो मतलब पूछे ही नहीं ना, बिल्कुल जेनोसाइड कर दिया, बिल्कुल नस्लें ही ख़त्म कर दी। और उसके पीछे उनके क्या रीज़न्स थे भी कभी डिस्कस करने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस पे बाद में माफ़ियाँ भी मांगी गई, आज 150-200 साल गुजरने के बाद लोगों ने माफ़ियाँ भी मांगी कि हमने वाकई गलत किया था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। खैर,
तो ये इनका माइंडसेट था। ब्रिटिश रूल के अंदर ही हर जगह नज़र आता था कि गोरा साहब और काली चमड़ी वाला, गोरा साहब और ब्राउन लोग जो हैं वो घटिया लोग हैं, और गोरा साहब बड़ा अजीम साहब है और उसकी मर्ज़ी से चलेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम लोगों की ज़बान घटिया ज़बान, तुम लोगों का कल्चर घटिया कल्चर, तुम लोगों की बातें घटिया बातें, तुम लोगों की कहानियाँ घटिया कहानियाँ, ये सब कुछ सिर्फ हमारे ही सही है और तुम लोगों का वाकई फ़ायदा भी इसी से होगा। और ये बिलीव करते थे वाकई, ऐसा अपने आप को गॉड लाइक फील करते थे। तो दे एक्टेड लाइक अ स्पंज। ये बात अब हिस्टोरियंस कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि ये हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि दे एक्टेड लाइक स्पंज, सब कुछ चूस लेता है ना स्पंज जैसे। ड्रेनिंग इंडिया ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, अलाउइंग ओनली रॉ मटेरियल प्रोडक्शन। जैसे कि मिसाल के तौर पे इंडिया गए, अब वहाँ पे बेहतरीन कारीगर मौजूद हैं, जूता बनाने वाले, कपड़ा बनाने वाले, चमड़ा बनाने वाले, हर चीज़ के बड़े बड़े बेहतरीन कारीगर मौजूद थे और कारखाने लगे हुए थे। इन्होंने जाके सब बंद करवा दिया, उनका सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल आप बना सकते हैं, यानी आप कपड़ा नहीं बना सकते, आप कॉटन बना सकते हैं। अब कॉटन तो सस्ती है, कॉटन क्यों बनाए? कॉटन बना के आप ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करें, अब ब्रिटेन उससे कपड़ा बना के आपको बेचेगा। तो ये तरीका होता है रिसोर्सेज को ड्रेन करने का। हर चीज़ में उन्होंने ऐसे ही किया कि रॉ मटेरियल बना लो, फसल उगा लो, फसल इसलिए उगा लो कि ब्रिटेन ठंडा इलाका है, यूरोप पूरा ही ठंडा इलाका है, वहाँ पे इतनी फसलें नहीं उगती जितनी कि इन इलाकों में, गर्म इलाकों में उगती हैं। तो जिस तुम लोग सिर्फ फसल उगाओ, इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो तरक्की हम करेंगे, तुम गरीब लोग जो फसल लगाओ। तो आप गौर करें कि इंडिया पाकिस्तान दोनों जो हैं वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ क्यों थे इंडिपेंडेंस के वक्त पे? क्योंकि ब्रिटेन ने फोर्स किया था कि सिर्फ एग्रीकल्चर करो तुम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तुम लोग हारी बन सकते हो। और इसको इन्होंने ड्रैग किया है 100 साल तक। तो जो रेजिस्ट कर भी रहे थे ना, वो मर गए, उनके बच्चे मर गए, उनके बच्चे मर गए। तो अब जो पैदा होते हैं उनको लगता है हाँ ऐसे ही तो है, हम हारी ही तो हैं, हम हारी तो होना चाहिए था, हम और हो भी क्या सकते थे। तो ये तरीका होता है सिस्टम का। एक बंदा होता है वो अपनी विल इन्फोर्स करता है, वो खुद मर जाता है तो उसकी बात आई गई हो जाती है। लेकिन जब पूरा सिस्टम आपके ऊपर अपनी विल इन्फोर्स करता है तो वो सैकड़ों साल तक खींच सकता है सामने को। सो अलाउइंग ओनली रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा कॉटन वगैरह, कहा जाता है कि अराउंड £1 बिलियन वर्थ ऑफ वेल्थ वॉज ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग ज्वेल्स। आपको पता है ना वो हमारा वो कोहिनूर तक तो उठा के लेगा, मलका ने अपने ताज में लगा लिया, बड़ी खुशी जैसे कि उनकी अपनी मिल्कियत थी। बल्कि आजकल इस पर केस भी हुआ हुआ है कि जी ब्रिटेन को उसने जब सॉरी किया ये सारी इन्वेजन्स को, तो ब्रिटेन को वो कोहिनूर भी वापस करना चाहिए, उनकी मिल्कियत नहीं था, लेकिन वो नहीं करते। अच्छा, तो £1 बिलियन वर्थ ऑफ वेल्थ वॉज ट्रांसफर्ड। ये बिलियन पाउंड आज के नहीं है, ये बिलियन पाउंड तब के हैं जब एक आने में घर गुजरते थे, तो उस वक्त के बिलियन पाउंड्स आज से ट्रिलियन, नो मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस की बात हो रही है। इतना इन्होंने यहाँ से दौलत जमा की और वो ट्रांसफ़र कर दी वहाँ पे। बहुत तरीके थे इनके, जैसे मैंने बताया, एक तरीका तो ये था कि प्रोडक्शन रॉ मटेरियल की आप करो, आपका रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, हम इंडस्ट्री में चलाएंगे और उस इंडस्ट्री बनी हुई चीज़ आपको ही ला के बेच देंगे और फिर आपसे दोबारा पैसे लेके बाहर चले जाएंगे। और वो पैसे करेंसी नोट नहीं था, वो पैसे गोल्ड और सिल्वर था। ठीक है, अच्छा जी, कुछ लैंड्स को उन्होंने डायरेक्टली लिया। अब हम क्या करें, ब्रिटिश रूल्स में किस तरीके से उन्होंने इंडिया को रूल किया अप टिल 1857। कुछ लैंड्स को डायरेक्टली रूल किया, कुछ को उन्होंने पपेट रूलर्स दिए, बात पीछे भी हो गई हमारी, ठीक है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को उन्होंने अलाउ किया कि आएँ जी। मिशनरीज़ क्या होती हैं? मजहबी जमातें, तबलीगी जमातें। वो न सिर्फ उनको अलाउ किया कि वो अब वहाँ पे आके तबलीग करें, बल्कि वहाँ पे आके बड़े बड़े अपने मिशंस खोलें, अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खोलें जहाँ पे वो तालीमात देते हों, लोगों को लेके आते हों, खाने खिलाते हों, मिरेकल्स दिखाते हों, ये करते हों कि लोग कन्वर्ट हो जाएं क्रिश्चियनिटी में। शुरू में ब्रिटिशर जो रूलर्स थे वहाँ पे, उन्होंने कोशिश की कि इसको शुरू ना किया जाए मिशनरीज़ को इतनी जल्दी, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि मुस्लिम्स बहुत प्राउड नेशन थे, हिंदूज़ भी वहाँ पे बड़े प्राउड थे, उनके एक रिलीजियस उनकी इंटेग्रिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। एज अ कौम वो अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त समझते थे। तो उनको लगा कि अगर क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू कर दी तो ये दोबारा मज़हब के नाम पे सारे मिलके खड़े ही ना हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनका कंट्रोल बढ़ा तो उन्होंने मिशनरीज़ को ना सिर्फ अलाउ किया बल्कि फुल्ली फैसिलिटेट किया और कन्वर्जन्स कराने की कोशिश करते रहे। आज तक उसका आपको नज़र आते हैं। यहाँ बड़े बड़े स्कूल्स जितने भी हैं आप देख लें, क्रिश्चियंस के स्कूल्स हैं, अभी भी चल रहे हैं, वो मिशनरीज सबकी सेट हुई हुई हैं। आप उन पर डेट्स जाके देख लें,
तो आज भी वो सारे स्कूल्स रन हो रहे हैं, बड़े प्रेस्टिजियस हम उनको समझते हैं। उस वक्त उन्होंने ऐसी धाक बिठाई थी कि जी ये स्कूल्स, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज़, ये हैं जी सही रोशनी के मीनार, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। वो क्रिश्चियनिटी भी सिखाते थे, साथ में तालीम भी देते थे। तो वो क्रिश्चियन से चले गए, लेकिन वो मतलब ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन वो स्कूल आज भी यहाँ मौजूद हैं और उनमें हम अभी भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे और बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, मतलब मैं उनको, अब वो तो माशाल्लाह पाकिस्तान बने हुए इतना साल गुजर गया, या इंडिया बने हुए इतना साल गुजर गया, ब्रिटिश गए हुए इतना अर्सा हो गया। अब तो वो सब भी जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी हैं, जो इंडिया में वो इंडियंस हैं, और उनकी जनरेशन गुजर गई। वो जो ब्रिटिशर रूलर्स थे जिनके के बिहाफ पे वो वहाँ मौजूद थे, उनका एजेंडा सर्व करने के लिए अब वहाँ पे वो नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी ही हैं। तो या इंडिया में इंडियंस ही हैं। सो जब आप पाकिस्तान में हैं और 70 साल हो गया इस पूरे सिस्टम को चलते हुए, तो all the people now working in Pakistan are Pakistanis, be they Muslim, be they Hindus, be they Christians, be they Sikh. So this is a good thing कि जलन हो चुकी बात। सो ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि भाई मुस्लिम के बच्चे भी उनके स्कूल में जाते हैं और थ्रेटन फील नहीं करते कि हमें क्रिश्चियन बना देंगे। क्रिश्चियंस के बच्चे मुस्लिम स्कूल में जाते हैं, थ्रेटन नहीं फील करते कि हमें मुस्लिम बना देंगे। और ये एक अच्छी इवेंचुअली फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। खैर वापस जाते हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप की गई थी और बड़े बड़े उन्होंने जो है वो इदारे बना के उनको जगह ज़मीनें दी गई, वहाँ बड़े बड़े चर्चेस बने, गिरजा बने। ठीक है, बहुत से लॉज और कस्टम्स चेंज किए इन्होंने, कस्टम्स को फोर्सफुली। पहले तो उन्होंने एग्रीमेंट किया था हिंदूज के साथ भी और मुस्लिम्स के साथ भी, जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया था, कि आपके कानून हम चेंज नहीं करेंगे, आप अपने कवानीन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने एक्ट किया। कुछ को हमें कहना पड़ेगा कि हाँ भाई अच्छा ही था, सही था, उसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी। तो जैसे कि इन्होंने जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं, बचपन में ही बच्चे को मार देना, इसलिए कि वो लड़की थी, फीमेल थी, तो इन्फेंटिसाइड कर दिया। ये बहुत रहा, क्योंकि इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर के साथ ये मसला है कि वहाँ पे औरत को काफ़ी नीचा समझा जाता है। किसी के घर में अगर औरत पैदा हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है, तो बहुत बड़ा मसला होता है। तो बाद में मुस्लिम्स के यहाँ भी ये आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रोच किया। अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं हालात। लेकिन इंडियन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा, हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा मसला था। तो हिंदुओं के यहाँ लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे। तो इसको इन्होंने कानूनन जुर्म करार दे दिया। बहुत से लोगों को गुस्सा भी आया इस पर, लेकिन उन्होंने जुर्म करार दे दिया। वो एक अच्छी बात थी। एक कानून था सती का, हिंदुओं के यहाँ होता है। हिंदुओं के यहाँ क्या होता था कि जब किसी का शौहर मरता था तो उस औरत को शौहर के साथ दफना देते थे या जला देते थे। हिंदुओं के तो जलाते हैं ना मुर्दे को, तो सती कहते हैं उस औरत को जिसको कि उसके शौहर के साथ जला दिया। इसको बड़ा प्राइडफुली पेश करते थे। और फ़ायदा क्या होता था कि जी उस शख्स के साथ जो इनहेरिटेंस और जो पैसे वैसे सब, वो खुद तो गया, साथ में उसकी बीवी भी गई, क्लेमेंट ही कोई नहीं बचा। तो उन्होंने सती को बैन कर दिया। हिंदुओं को काफ़ी मसला हुआ इस पर। ठगी थे, मशहूर था जी पहले ज़माने की कहानियाँ हम बचपन में अपनी दादी से सुना करते थे जी। हिंदुस्तान के ठग बड़े मशहूर थे। ये ठग जो है ना बड़े ख़तरनाक लोग थे। इन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ना इन्होंने इनको ग्लैमराइज हो गए थे। जैसे रॉबिन हुड नहीं है कि जी वो अमीरों से लूटता था, गरीबों को देता था। लेकिन ठग जो थे वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत अच्छे नेक पार्सा थे, ऐसे ब्रिटिशर से लूटते थे। वो किसी से भी लूट सकते थे और उनका एक स्टाइल था कि वो फिर जान से ही मार देते थे। मुख्तलिफ तरीके होते थे जिसको लूटते थे उसकी जान भी जाती थी। तो ये इनकी बड़ी दहशत थी ठग की, और बड़े चालाक और शातिर लोग होते थे। ब्रिटिशर्स ने इनको बैन किया, न सिर्फ बैन किया, इनके खिलाफ जंग की और हज़ारों की तादाद में ठगों को ख़त्म किया। पूरा इनका क्लैन ही ख़त्म कर दिया। ये एक एक्शन लिया गया जिसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। इन्होंने आके ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से इंग्लिश कर दी 1835 में। ये एक्सचेंज किया, इससे लोगों को बड़ा मसला हुआ कि अब हम उसी वक्त कुछ हुकूमत से बात भी करनी है ना तो इंग्लिश में करनी है। अगर आपके इलाके का गटर बह रहा है, आपने ख़त लिखना है तो आपको इंग्लिश में लिखना है। तो अब हर चीज़ इंग्लिश में हो गई। इंग्लिश के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सुप्रीम लैंग्वेज है, ये अच्छी लैंग्वेज है, इसी से यूनाइट होगा इंडिया। तो ये लेकिन लोगों को बड़ा स्ट्राइक किया। ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता अब देख रहे हैं ना, पीछे भी हम बात कर रहे थे कि हम 1857 की जंग आज़ादी जो हुई थी उसके असबाब भी सामने नज़र आ रहे हैं। तो लैंग्वेज को जो है वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बना दिया कि बस यही बोली जाए, यही ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर किसी को ऑफिशियली कोई काम है तो वो इसी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। जिन बच्चों को इंग्लिश आती ही नहीं, अभी आप सोचें ना कि अचानक से जो है वो आपके मुल्क में आ जाएं
ब्राज़ीलियन आ जाएँ, क्या आप ब्राज़ीलियन ही बोली जाएगी, और अगर तुम्हें कोई भी काम है ब्राज़ीलियन में लिखोगे तो आप कहोगे भाई हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है ब्राज़ीलियन। तो वो कैसे करेंगे ये सब? ऐसा कैसे होगा कि वो फ़ायदा उठा सकें? उनको तो नुकसान ही नुकसान में रहेंगे, हर तरह की कुछ कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, स्कूल्स खोले इन्होंने पूरे इंडिया में, लेकिन वो स्कूल्स बड़े प्लान से खोले गए। इसका पूरा लॉर्ड मैकाउले एक आए थे, बड़े ज़हीन आदमी थे। इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का कल्चर है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो कभी आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं एज रूलर्स, इवेंचुअली आपके ख़िलाफ़ खड़े हो ही जाएंगे। जब तक कि आप उनको ये फील ना करा दो कि आपका कल्चर उनके कल्चर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गोरा बनने की कोशिश ना करना शुरू कर दें। अभी वो आपको देख के थूकते हैं कि यार ये क्या बेकार लोग हैं, इनकी लाइफस्टाइल बेकार, इनकी ज़िंदगी बेकार। अभी वो अपने लाइफस्टाइल में प्राउड है। उनको लगता है जो कुछ इन्होंने अपनी हिस्ट्री में अपने कल्चर से सीखा है वो बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग्स हैं और उसकी मदद से बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आपको इनको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, आपने जो अपना ज़िंदगी में सीखा है वो ज़्यादा अच्छा तरीका है और वैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो वैल्यूज़ हैं ज़िंदगी की, वो जब वो ब्रिटेन वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना शुरू करेंगे, उसको अच्छा समझना शुरू करेंगे, तो पूरा पूरा मुल्क आपके कदमों में खड़ा होगा। और न सिर्फ आज खड़ा होगा बल्कि ये आने वाली सदियों तक आपके ही गुलाम रहेंगे, चाहे ये आज़ाद हो या ना हो। और बात बिल्कुल सही थी ना। आज भी आप देखें कि अंग्रेज़ की से इंस्पिरेशन जो है वो हमारे जीन्स में एक तरह से मौजूद है, ऐसा लगता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटेन में अपना कल्चर फैलाने के लिए स्कूल ही स्कूल खोल दो और बच्चों को तालीम दो, लाजमी करो तालीम दो। और उस तालीम में लेकिन हमारा जो जो हमें पोर्ट्रे करना है अपने आप को हीरो, वो दिखाया जाए कि हम कितने ज़बरदस्त हैं। तो पूरे इंडिया में स्कूल्स खोले गए, वहाँ तालीम के लिए अंग्रेज़ी लाजमी करार दी गई। जो स्कूल से पास आउट होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो नहीं पास आउट होगा वो बगैर नौकरी के घूमेगा, जूतियाँ चटकाएगा। बड़े से बड़े घर का औलाद होगा लेकिन वो बेचारा कुछ हासिल ना कर पाएगा दुनिया में। ठीक है जी। यहाँ से आपको अगर याद पड़े तो सर सैयद की मूवमेंट भी मौजूद है इस पूरे सिलसिले में। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एंड की तरफ चलते हैं। रेलवे नेटवर्क इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने इन्वेंट किया था, इनकी बहुत बड़ी इजाद थी। स्टीम इंजन नहीं बल्कि रेलवे नेटवर्क इंजन का इस्तेमाल ऐसे करना है कि 2 ट्रैक बिछा के एक इलाके से दूसरे इलाके तक मूवमेंट की जाए, इस तरह से कि ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती हुई जा रही है और उससे बहुत बड़ा लोड सामान का लादा जा सकता है। रॉ मटेरियल्स, फौजी हथियार, हर चीज़ उसके थ्रू पूरे यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। घोड़े चलते हैं तो थक जाते हैं, इंजन चलता है तो बगैर थके चलता रहता है, तो कोई मुकाबला था ही नहीं। दूसरे दुश्मन के इलाके में जाते थे और उस दुश्मन के इलाकों में रेलवे ट्रैक बिछा के अपनी रेलवे लाइन गुजार के अपने फ़ौजियों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवा देते थे। और दुश्मन का फ़ौजी रात भर ट्रैवल करके आएगा, थका हुआ होगा, इनका ट्रेन में सोता हुआ आ रहा है और सुबह सुबह फ्रेश आके लड़ेगा। ये जो इन्होंने सीखा था ना, ये बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल बात थी। अच्छा, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया लेकिन आखिरकार इंडिया के इस पूरे एरिया को इससे फ़ायदा तो हुआ। आज भी पाकिस्तान इंडिया में जो ट्रैक है उसमें से बहुत सारा ऐसा वही है जो कि ब्रिटेन ने बिछाया था रेलवे ट्रैक का। पूरे मुल्क में जाल बिछा दिया था इन्होंने रेलवे का। ठीक है, तो हालांकि सोचो कितना लूट के लेके गए, हम पे कुछ नहीं लगाया तब भी इतना लगा दिया। तो फिर अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ट्रैक है वो ब्रिटिश का बिठाया हुआ अगर है, तो फिर हमने पिछले कितने सालों में क्या किया फिर। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे नेटवर्क इन्होंने बिछाया। जैसे मैंने कहा कि इनके अपने पास जो है वो रेलवे नेटवर्क इन्वेंट हुआ था 1825 में, और पहली ट्रेन जो चल गई थी इंडिया में 1853 में चल गई थी। इन्होंने कोर्ट्स बनाए, लेकिन कोर्ट्स में रूलिंग किस में होती थी? इंग्लिश में। सिविल सर्विस का चार्टर लेके आए, यानी एक कानून पास किया 1833 में कि जी इंडियंस को भी इजाज़त है कि वो सिविल सर्विस में आ सकें। सिविल सर्विस समझते हैं कि हुकूमत की नौकरी, रेलवे हुकूमत चला रही है तो रेलवे में नौकरी, पुलिस की नौकरी, कमिश्नर के अंडर में नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, जमादार की नौकरी, हर वो काम जो गवर्नमेंट के अंडर में होता है वो सब सिविल सर्विस कहलाता है। चाहे वो गटर साफ़ करने से लेकर, सड़कें बनाने से लेकर, रेलवे ट्रैक्स बनाने से लेकर, रेलवे बिछाने से लेकर, पानी का इंतजाम संभालने से लेकर, पुलिस से लेकर, फौज से लेकर, तमाम काम जो गवर्नमेंट करती है वो सब सिविल सर्विस में आता है।
सिविल सर्विस के लिए इन्होंने पहले तो ये कहा था भाई सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आएंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई हम बहुत खुले दिल के लोग हैं, इंडियंस को भी लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि सिविल सर्विस पास करने का इम्तिहान अंग्रेज़ी में होगा, ना सिर्फ अंग्रेज़ी में होगा बल्कि इंग्लिस्तान में होगा। अब बताओ भला कोई गरीब का बच्चा इंग्लिस्तान में जाके इंग्लिश में इम्तिहान देगा कैसे? अमीर का बच्चा नहीं जा सकता कि इंग्लिस्तान में जाके अंग्रेज़ी में इम्तिहान देने जा रहे हैं। वो ज़बान जो अभी अभी हमने सीखनी शुरू की है मजबूरन, और वो अब जाके उसमें इम्तिहान देना, और जाना भी इंग्लिस्तान है। वो ये भी नहीं कि आजकल का जदीद दौर है कि बड़े आसानी से हवाई जहाज़ पकड़ा पहुँच गया। तो मतलब ये एक स्क्यूड था लॉ, कुछ लोग कर भी पाए, लेकिन ये कि अक्सर जो है वो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश बोलने वाले ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे हुकूमत करते हैं। अब सोचो कि हुकूमत होती कैसे होगी, आम आदमी अपने मसाइल बताता कैसे होगा, बता ही कैसे सकता होगा। ठीक है जी, इन्होंने लोकल फिगर्स को सपोर्ट करना शुरू किया सिम्बॉलिकली। ये देखिए जी, हमारे आपके इलाके के बहुत बड़े शायर हैं, इनको 200 रुपये महीना दो भाई। अच्छा 200 रुपये थी तो बड़ी चीज़ ज़माने में, लेकिन दिखा दिखा के इन्होंने कुछ ऐसे लोग जिनको देख के इनको लगता था ये लोकल्स के हक़ में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उनको इन्होंने वजीफ़े दिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे देना शुरू किए। सो दे स्टार्टेड गिविंग स्टाइपेंड्स टू सम लोकल फिगर्स। मशहूर सुना होगा आपने गालिब को, जब दिल्ली गिरा था तो गालिब के बड़े बुरे हाल थे, और गालिब की क्योंकि गालिब को जो है वो शाह उनको सपोर्ट करते थे। जब शाही चले गए तो दिल्ली में उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, खाना पकाना मतलब काम करना कोई आता नहीं था उनको सिवाय इसके। तो फिर अंग्रेज़ ने इनका वजीफ़ा जब लगाया तो बड़े खुश हुआ, बड़ा उनकी गुज़र औक़ात शुरू हुई। इस तरह से बड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उनको ये खौफ नहीं था कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला पैदा करेंगे। ऐसी फिगर हेड्स को उन्होंने जो है वो सपोर्ट भी करना शुरू किया, या ऐसे इनलाइटेंड लोगों को जो कि पूरे पूरे ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए तो नहीं थे, लेकिन बाकी इंडियंस को ये कहा करते थे कि भाई आप भी मॉडर्न हो जाओ, आप भी वेस्टर्नाइज हो जाओ। ऐसे लोगों को भी उन्होंने सपोर्ट किया फिगर हेड्स को। ठीक है जी, तो ये हमारा ओवरऑल इनके रूल कैसा रहा 1857 से पहले पहले तक। अब आप ये देख लीजिए, सारी बातें मतलब अक्सर बातें ऐसी हैं जो कि नतीजा बनी इस बात का कि जो आवाम थे, पहले तो उनकी लड़ाई थी ना, वो लड़ाई थी हुकूमत से, यानी नवाब से लड़ाई थी, बादशाह से लड़ाई थी, मुग़ल से लड़ाई थी। ये लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी, और 1850s तक तो सारी लड़ाइयाँ ऑलमोस्ट निपटा चुके थे। लेकिन अब इनको क्या करना था, अब इनको आवाम को भी ना बिल्कुल शिकस्त देनी थी कि तुम लोग में भी कुछ नहीं है हमारे ख़िलाफ़, बिल्कुल तुम हमारे ग़ुलाम हो। तो आवाम को पुश करना इस लेवल पे, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो उन्होंने हुकूमतें गिरा दी सारी। फिर आवाम को पुश करने के लिए इन्होंने सारे कुछ इस तरह से ये इन्होंने गुजारा है ना वक्त, कि आवाम इस तरह से पुश हो जाए कि मजबूरन वो खड़े हो जाएं, वो जंग लड़ें। और पता है आवाम क्या जंग लड़ेगी, कोई फौज थोड़ी है। तो बहुत सारे लोग 1857 में क्यों निकले, क्यों जंग आज़ादी हुई, ये रीज़न्स यहाँ मौजूद हैं। ब्रिटिश रूल के जो स्टाइल था ना, हकीर समझना, उनको इंसान नहीं समझना, पैसे चूस के ले जाना, ऐसे लोगों को वहाँ पे हुक्मरान खड़ा कर देना जो उनके पपेट थे, जो बहुत जुल्म करते थे, कुछ नहीं करने देते थे, कोई तरक्की नहीं करने देते थे, तालीम हासिल नहीं कर सकते उनकी ज़बान के बगैर, पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हर चीज़ में दम घोटते चले जा रहे थे, और तालीमी निज़ाम अपना ले आए थे। मिशनरीज उनकी काम कर रही थी। अच्छा हिंदूज़ को ये मसला था कि उनके बहुत सारे जो कस्टम्स थे उनको चेंज कर दिया, जैसे मैंने बताया सत्ती हटा दिया, इस पर मसला हुआ था उनको, और भी चीज़ों में इंटरफेयर किया उन्होंने। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करते करते बहुत ज़्यादा एक पाइलअप हो गई थी, और आवाम के अंदर अब एक भड़ास थी कि अब हम खड़े होंगे। हमारे लीडर्स तो करप्ट थे, और वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, लेकिन हम अब एज ए नेशन खड़े होंगे और अब इनको निकाल बाहर करेंगे। ये मिजाज बनना शुरू हो गया था। सो अब हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉजेज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय रूल। ये हम डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और जंग आज़ादी बड़ी तफसील से डिस्कस होगी, क्योंकि इसमें बड़ा सवाल बनता है, मेजर क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसको ज़्यादा तफसील से डिस्कस किया जाएगा एज सेपरेट टॉपिक। और उसके बाद फिर हम फटाफट आगे भागेंगे कि 57 से और 1913 तक कैसे क्या क्या हुआ, एंड इवेंचुअली फिर हम मुस्लिम लीग के क़याम से आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मैंने तो डिटेल में लिखे हैं पॉइंट्स, आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कीजिएगा। कोशिश करें कि एक एक मेजर टॉपिक पे पूरा एक रजिस्टर के पेज पे काम हो जाए, निकल जाता,
ये रिमाइंडर्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं, ये नोट्स नहीं हैं। तो पॉइंटर्स को पॉइंटर छोटे से छोटा होना चाहिए कि एक नज़र में देख के सब याद आ जाए कि क्या बात हुई थी हमारी इस बारे में। ठीक है, और डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जी। डेट्स को मैंने इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो यहाँ मेंशन की हैं, तो उसको प्लीज़ आप भी अपने पास नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बस ठीक है, यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।